नमस्कार। इस नई सीरीज में आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों से बात चल रही थी कि फिलॉसफी के बारे में कुछ बात हो। काफ़ी सोचने के बाद कई बार तो लगा कि पता नहीं ठीक रहेगा या नहीं। ये भी होता है ना कि कोई विषय अगर बहुत मुश्किल हो, जटिल हो, तो समाज उसके लिए तैयार है भी या नहीं, ये भी एक दुविधा होती है। पर फिर सोचा कि एक प्रयोग करके देखते हैं। और मेरा ख्याल है कि आज की 1-2 घंटे की चर्चा के बाद या तो आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर कुछ ना कुछ हो जाएगा आज की क्लास के बाद, क्लास के चर्चा के बाद। तो फिलॉसफी क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए मैं एक बहुत सुंदर कविता से बात शुरू करता हूँ। आधुनिक हिंदी साहित्य में कवि हुए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शायद अपने नाम सुना हो उनका, बड़े प्रसिद्ध कवि थे। मेरे सबसे प्रिय कवियों में से एक है। जब मैं स्कूल में था तब से उनकी कविताएं मैं खूब मंच पर बोला करता था। तो उनकी एक कविता है, गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, पर दूसरे के मुंह से निकला माओ, और तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, पहले दो के पेट भरे हुए थे। खत्म हो गई, इतनी ही है। और अगर आप इस कविता को समझ पाए तो आप फिलोसफी समझने के लिए एकदम तैयार हैं। इस कविता का भाव ये है कि आप चाहे राम यानी कि धर्म के समर्थक हों, चाहे आप माओ यानी कि वामपंथ मार्क्सवाद के समर्थक हों, किसी भी विचारधारा, किसी भी दर्शन का समर्थक या विरोधी होने की पहली शर्त है कि पेट भरा होना चाहिए। पेट भरा है तो दिमाग में विचार आएंगे। पेट खाली है तो सपना भी रोटी का आता है। भरे पेट हर चीज होती है। कुछ लोग कहते हैं कि फिलॉसफी भरे पेट लोगों का दर्शन है, जिनका पेट भर गया है, फुर्सत में उनका उनका क्या है, शौक है। हो सकता है सही बात हो। तो समझने की कोशिश करेंगे कि फिलॉसफी क्या है, जिसको हम भारत में दर्शन बोलते हैं, वो क्या है। और फिर मैं थोड़ी देर के बाद आपको इस कविता से लिंक करूंगा कि इस कविता से बात शुरू करने का क्या प्रयोजन था। सामान्य भाषा में आपने जितनी बार फिलॉसफी शब्द सुना होगा, दर्शन शब्द सुना होगा, कहाँ सुना होगा? जैसे आपके आसपास कोई बहुत गहरी बात कर दे, आप घबरा जाएं, आप क्या बोलते होंगे? यार तो फिलोसफर है, यार तो दार्शनिक टाइप का आदमी है, ऐसे बोलते होंगे। कभी ऐसे बोलते होंगे, ज्यादा फिलोसफर ना बन, चुपचाप जी ले अपनी जिंदगी, क्या बेकार की बात कर रहा। लेकिन आपने कुछ चीजों पे गौर किया होगा। जैसे ये गौर किया होगा कि जब हम पढ़ाई करते हैं, आप बीएससी करें, चाहे बीकॉम करें, चाहे बीए करें, फिर एमएससी, एमकॉम, एमए कर लेंगे। जैसे ही उसके आगे बढ़ते हैं, सबकी डिग्री सेम, एमफिल, मास्टर ऑफ फिलोसफी। ऐसा क्या होता है कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सब अंत में फिलोसफी हो जाते हैं? और एमफिल के बाद और आगे बढ़े तो पीएचडी, डॉक्टरेट इन फिलोसफी। यानी हर विषय को पढ़ने के बाद अंत में आपको फिलोसफी में ही जाना है। और कहते हैं कि हर चीज की शुरुआत भी फिलोसफी से हुई है। जो शुरू का मनुष्य था ना, बहुत बेचैन रहता था, बहुत परेशान रहता था। मैं समझाऊंगा आपको कि वो इतिहास का कौन सा प्रसंग है जहां पर ऐसा हुआ। आप सोचिए, आज तो हम लोग बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं। आज तो हमारी मूल चिंता क्या है कि सोशल मीडिया पर मेरी पोस्ट पर लाइक आए कि नहीं आए। ये चिंता हमारी मूल चिंता है आजकल। उस जमाने की मूल चिंता ये थी कि आप पेड़ पे रहते हैं, अचानक तेज बरसात आ गई, ओले पड़ रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। अचानक बाढ़ आ गई, क्यों आ गई? बरसात क्यों आ रही है? बहुत तेज आंधी तूफान क्यों आ गया? नींद क्यों आती है? उठते क्यों है? सूर्य कहाँ से आता है? चंद्रमा कहाँ से आता है? किसी को कुछ नहीं पता था। जिज्ञासा से भरे हुए लोग थे। सब लोग रोज सोते हैं, उठते हैं, एक दिन एक उठा ही नहीं। बदबू आने लगी थोड़ी देर के बाद, लोग उठा उठा के परेशान हैं। बाद में समझ में आया कि अच्छा भी शायद नहीं ही उठेगा, मर गया है। फिर एक दिन सपने में वो आदमी आ गया, अब वो परेशान कि तो मर गया था, फिर आ गया सपने के अंदर। ये क्या चल रहा है? किसी ने बुरा किया, अचानक उसके ऊपर एक पत्थर गिर गया, तो लोगों ने कहा अच्छा, बुरे कर्म का बुरा फल होता है। बहुत सारे ऐसा विश्लेषण, कल्पनाएं करते करते लोगों ने सोच सोच के बहुत सारी चीजें गढ़ी।
जिनको हम सामान्य भाषा में फिलॉसफी या दर्शन कह देते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचेंगे, थोड़ा सा समझते हैं। आज की चर्चा बहुत बेसिक चर्चा है, सिर्फ ये समझेंगे कि होता क्या है दर्शन, ताकि आप समझ सके कि इसमें आगे थोड़ा बहुत सीखने का मन आपका बचेगा या नहीं बचेगा। देखिए, दो शब्द हैं, एक शब्द है दर्शन, एक शब्द है फिलॉसफी। और हिंदी और अंग्रेजी में हमारे पास सबसे सामान्य शब्द यही हैं। तो कुछ लोग कह देते हैं कि दर्शन फिलॉसफी का या फिलॉसफी दर्शन का अनुवाद है। ऐसा है नहीं, दोनों अलग अलग शब्द हैं। ट्रांसलेशंस एग्जैक्टली नहीं होते हैं। दर्शन पढ़ेंगे, लैंग्वेज फिलॉसफी पढ़ेंगे, तो उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण सार ये भी है कि दुनिया के कोई भी दो शब्द पूरी तरह से पर्यायवाची नहीं होते हैं, सिनोमिनस नहीं होते हैं, उनमें थोड़ा बहुत गैप रह जाता है। दर्शन शब्द भारतीय परंपरा ने गढ़ा, और दर्शन शब्द का जो मूल शब्द है वो दृश्य धातु से बना है। और दृश्य धातु का मतलब है कि देखने की क्रिया, देखना। अब देखते तो हम ही, आप मुझे देख ही रहे हैं इस समय, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप दार्शनिक हैं, है ना। देखना भी तो कई स्तरों पे होता है ना। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस की दुनिया में हम कहते हैं अक्सर कि आप किसी को देखें और एक सपाट तरीके से देखें, और दूसरा देख के भांप सकें कि उसके मन में क्या चल रहा है। देखा तो दोनों ने, पर एक केवल देख पाया, दूसरा महसूस कर पाया। कोई हंस रहा हो तो उस पर एक शायर हुए दुष्यंत कुमार, आपने सुना होगा, बड़े प्रसिद्ध शायर हैं, हिंदी के सबसे प्रसिद्ध शायर हैं। एक शेर लिख के गए, सिर्फ शायर देखता है कह कहों की असलियत। कह कहा समझते हैं, ठहाका। सिर्फ शायर देखता है कह कहों की असलियत, हर किसी के पास तो वैसी नजर होती नहीं। अगर चार लोग ठहाके लगा रहे हो ना, तो केवल शायर ही देख पाता है कि कितने असली हैं और कितने लोग अपना गम छिपा रहे हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। एक तो ये दर्शन है कि आप वो देख पाए जो बाकी लोग नहीं देख पाए। पर ये जो दर्शन है ना, इमोशंस को देख पाना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। हम उसकी बात आज नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि संसार के बारे में और तमाम चीजों के बारे में। कुछ ऐसा देख पाना जो सामान्य नजर से दिखाई नहीं पड़ता। और इसलिए आपने एक शब्द शायद कभी सुना होगा। एक तो आपने सुना है कि हमारे पास आंखें हैं, आंखों के लिए संस्कृत में एक शब्द चलता है चक्षु। सुना है आपने चक्षु शब्द? आपने एक शब्द और सुना होगा, और वो शब्द है ज्ञान चक्षु। और कई बार लोग बोलते हैं कि आज मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। बहुत मुहावरा है, आम भाषा में चलता है। ज्ञान चक्षु बोलते हैं, कहीं कहीं प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं। प्रज्ञा बुद्धि का सर्वोच्च स्तर माना जाता है फिलॉसफी में। कहीं कहीं एक शब्द चलता है दिव्य चक्षु, कि आज दिव्य चक्षु खुल गए, यानी कि अब मैं कुछ ऐसा देख पा रहा हूं जो पहले दिखता नहीं था। ऐसा होता है, जब तक हम गहराई में उतरते नहीं, हमको लगता कोई गहराई है ही नहीं दुनिया में। उतरने के बाद ही समझ में आता है। और इसलिए सबसे आसान है किसी को खारिज करना, सबसे आसान। बुराई करना, खारिज करना मुश्किल है। गहराई में जाने के बाद, समझने के बाद ये कह पाना कि ठीक है कि गलत है। तो भारत में दर्शन का मतलब है प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान चक्षु के स्तर पर जाकर इस दुनिया को, जीवन को, जीवन के रहस्यों को समझने की स्थिति में आना। मोटा मोटा मतलब मैं आपको समझाता हूं उसका क्या होता है। जब हम दर्शन पढ़ेंगे तो मैं कुछ और गहराई में जाएंगे, हालांकि उतनी गहराई में कभी नहीं जाएंगे जितना एमए की डिग्री में होती है, यूपीएससी के एग्जाम में होती है। हम केवल उतना समझेंगे फिलोसफी जितना एक आम आदमी को समझ में आए और उसको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका मिले। इस चैनल का मूल उद्देश्य जो मैंने आपको बताया था वो यही है कि चर्चाओं का स्तर बेहतर हो समाज में। तो दर्शन की बात क्यों बाबाओं से ही सुननी है हमेशा? भाई आप खुद सुन लीजिए, खुद बाबा बन जाइए, उसमें क्या दिक्कत है? अपना अपना, अपने अपने हिस्से के बाबा हम सब बन सकते हैं। क्यों किसी और से सीखेंगे? खुद सीखेंगे। तो आपने सुना होगा कि एक बार महात्मा बुद्ध ने तपस्या की, करीब 6 साल तपस्या की, उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इतिहास में पढ़ाई होगा। वो कैसा ज्ञान था? जैन धर्म के संस्थापकों में जिनका सबसे ज्यादा सम्मान है, तीर्थंकर महावीर जैन, या भगवान महावीर कहते हैं, 12 साल तपस्या की उन्होंने, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान बोलते हैं जैन दर्शन में।
गुरु नानक एक बार ज्ञान की खोज में जब परेशान थे, कहते हैं कि वो एक बार एक नदी पार करके गए एक वन क्षेत्र में, कुछ दिन शायद 3 दिन वहां रहे और उसके बाद उनको महसूस हुआ कि उनको रियलाइजेशन हो गया है। महर्षि अरविंद स्वाधीनता संग्राम में स्वाधीनता के सेनानी थे, फिर वो जेल गए, जेल में 1 साल एकांत कारावास में रहे। वहां उन्होंने एक रियलाइजेशन किया और जब बाहर आए तो उनको लगा कि राष्ट्रीय आंदोलन एक बड़ी बात है पर बहुत बड़ी बात नहीं है, उससे कुछ बड़ा अब मुझे करना है। ये रियलाइजेशन हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य हैं जो अद्वैत वेदांत की बात करते हैं, उन्होंने इसकी बात की। क्या ज्ञान होता है? एक दौर में जब मैं नास्तिक किस्म का व्यक्ति था, मुझे इन सब बातों में हंसी आ जाती है, बेकार की बात, क्या ज्ञान हो गया, हम इतना जीएस पढ़ रहे हैं, इतनी बुक पढ़ रहे हैं, तो ज्ञान नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा होता है, मूर्ख व्यक्ति ज्यादा बोलता है। धीरे धीरे जब आप समझने लगते हैं, आप कम बोलने लगते हैं, समझ जाते हैं कि गहराई सिर्फ हमारे अंदर नहीं, हमसे गहरे गहरे बहुत लोग दुनिया में हुए हैं, हमसे बेहतर, हमसे अच्छे, हमसे गहरे अनगिनत लोग दुनिया में हैं। ये जो ज्ञान होता है ना, इसको बोलते हैं प्रज्ञा चक्षु का खुलना। दर्शन की भाषा में बोलते हैं कि हम दुनिया में जो कुछ भी समझते हैं वो कैटेगरीज में समझते हैं, हाँ ना, अच्छा बुरा। एक समय के बाद अब इन कैटेगरीज से मुक्त होकर सोचने की स्थिति में आते हैं। जैन धर्म में एक बड़ा गहरा विचार है स्यादवाद, हम जल्दी ही समझेंगे 2-4 दिनों में शायद। 2-4 दिन का मतलब वीडियो तो 7-7 दिन के बाद शायद आते हैं, मतलब 1 आध महीने बाद। इतनी गहरी बात जैन दर्शन ने कही स्यादवाद में, ज्ञान के स्तर पर, जिसको आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर उसका बहुत गहरा बेस ढूंढना हो तो आपको जैन फिलॉसफी में नजर आएगा। तो जब आपकी ज्ञान की क्षमताएं अचानक बढ़ जाएं, खुल जाएं और आपको ऐसे ऐसे सत्य नजर आने लगे जो पहले नजर नहीं आते थे, तो हम बोलते हैं कि आंखें तो वही हैं, पर उन्हीं आंखों से अब दिख कुछ और रहा है, कुछ गहरा दिख रहा है। अंग्रेजी का मुहावरा है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। एक लाइन में जो लिखा है, दूसरी लाइन में जो लिखा है, गहरे लोग उनके बीच में भी पढ़ लेते हैं। गहरे लोग शब्दों के बीच के गैप को भी पढ़ लेते हैं। और गहरे लोग कह के नहीं कहते, उनका कुछ नहीं कहना भी कहना होता है, साइलेंस को भी पढ़ लेते हैं। इसको बोलते हैं ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु। आपके तो खुले ही हुए देख के लग रहा है, लेकिन मतलब आसान नहीं होता है मुश्किल काम होता है। पश्चिम की दुनिया अलग है। भारत की दुनिया में एक सामान्य बात है, भारत में कुल 9 दर्शन हम मान के चलते हैं, जो स्थापित दर्शन है 9 है। इनमें से एक है चार्वाक, उसे अगर छोड़ दें, बाकी 8 का मानना है कि ये जगत दुखों से भरा है और दुखों से मुक्त होने की प्रक्रिया दर्शन का, धर्म का मूल उद्देश्य है। दुखों से मुक्त कैसे होंगे, इसके लिए 8 का जवाब है मोक्ष, लिबरेशन, मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य, अपवर्ग, उसी के बहुत सारे नाम हैं और सब ने अपने अपने तरीके बताए हैं कि कैसे वो सब होगा। तो भारतीय दर्शन की नेचर सामान्यतः एक आध्यात्मिक किस्म की है, चार्वाक को छोड़ दें अगर। पश्चिम की दुनिया थोड़ी सी अलग है, और पश्चिम में शब्द चला फिलॉसफी, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना। एक शब्द है फिलॉस और एक है सोफिया। फिलॉस का मतलब होता है प्यार, मोहब्बत, इश्क, प्रेम। सोफिया का मतलब है ज्ञान, नॉलेज। अगर आपको ज्ञान से प्यार हो जाए, ज्ञान नाम के व्यक्ति से नहीं, ज्ञान, ज्ञान से प्यार हो जाए, विजडम। और ये जो ज्ञान होता है ना, इस ज्ञान के लिए नॉलेज बहुत हल्का शब्द है, ये विजडम है। नॉलेज का मतलब जानकारी नहीं होता कि कई ऐसे मूर्ख लोग आपको मिलेंगे, कहेंगे कि मुझे भारत के सब राज्यों की राजधानी याद है, तुम्हें है? अच्छा, राजधानी याद होने से क्या हो गया? है तो ठीक, अच्छी बात है, आपकी मेमोरी अच्छी है, तारीफ कीजिए उसकी। कुछ लोगों को दुनिया के हर देश की राजधानी याद है, उनकी मुद्राएं भी याद हैं। और कुछ बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, वो टीवी में भी आ जाते हैं, और उसके ऐसा एक बच्चा दिख जाए टीवी में, बाकी हर घर में बच्चा पिटता है फिर उसके बाद। जबकि अगर मुझे सारे देशों की राजधानी याद है तो इससे क्या हुआ? राजधानी वही की वही रही उसके बाद भी, इससे क्या हुआ? सिर्फ इतना साबित हुआ कि मेरी मेमोरी अच्छी है, मैं एक अच्छा तोता हूं, एक अच्छी मेमोरी है। मेमोरी अच्छा होना बुरी बात नहीं है, पर मेमोरी का मिसयूज करना बुरी बात है, और ये एक लेवल के बाद मिसयूज ऑफ मेमोरी है। अरे मेमोरी है, कुछ बढ़िया चीज याद कीजिए, राजधानियों से क्या होगा?
और हजार बढ़िया चीजें हो सकती हैं याद करने की, उन पे गौर करना चाहिए। तो मेमोरी नहीं, विजडम। और विजडम का मतलब है विवेक, समझदारी, सही और गलत में अंतर कर पाने की क्षमता, इसको बोलते हैं विजडम या विवेक। और जिस व्यक्ति के अंदर विवेक होता है ना, वो आमतौर पर विनम्र हो ही जाता है। भारतीय परंपरा में कहा गया विद्या ददाति विनयम। अगर विद्या सच में है तो आप विनम्र हो ही जाएंगे। और पश्चिम में तो सुकरात ने कहा, सुकरात से लोगों ने कहा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। सुकरात ने कहा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं, और मैं उनमें से एक हूं। और जानना यही है कि मैं नहीं जानता हूं, यही तो जानना है। ये ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। और मूर्ख का लक्षण क्या है? आई नो एवरीथिंग। ये मूर्ख का पहला लक्षण है। इसलिए कॉन्फिडेंस मूर्खों में ज्यादा होता है। अगर कोई बहुत कॉन्फिडेंट दिखे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, और कॉन्फिडेंस किसी में ना दिखे पर बातें गहरी हों तो भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो कुछ लोगों को मोहब्बत हो गई ज्ञान से, कि वो जानना चाहते हैं, ये भी समझना चाहते हैं, वो भी समझना चाहते हैं। तो आप सोचेंगे कि यार कितना पढ़ते होंगे ये लोग। तो जैसे आप लोग अपना काम करने के बाद खाली टाइम में अपनी हॉबीज पूरी करते हैं, खेलते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, तो इनकी हॉबी ही होती है पढ़ना, सीखना, ऑब्जर्व करना, बात करना किसी समझदार व्यक्ति से। जॉन डीवी एक अच्छा दार्शनिक अमेरिका में 20वीं सदी में हुआ। उसने बड़ी गहरी बात कही। एजुकेशन की फिलॉसफी में उसका नाम सबसे ज्यादा आजकल चलता है। उसने कहा कि एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ और प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज द लाइफ इन इटसेल्फ। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा जीवन है, ज्ञान जीवन है। एक समझदार व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में लगातार रहना, इससे बढ़िया जीवन क्या हो सकता है। और ऐसे लोग होते हैं जिनको जानने का इतना शौक है, कभी कोई किताब लेके बैठ गए, कभी कोई किताब लेके बैठ गए, और रोज कुछ जानना चाह रहे हैं। कुछ के मन में आ रहा है कि मैं ये खा लूं, मैं वो खा लूं, कुछ के मन में आ रहा है कि मैं ये जान लूं, मैं वो जान लूं। तो यदि किसी को ज्ञान से, पढ़ाई से, चिंतन से, मनन से, सीखने से, ऑब्जर्व करने से, जानने से मोहब्बत होने लगे, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति फिलॉसफी की राह पे चल पड़ा है। और फिलोसफर्स अलग होते हैं। दाढ़ी बढ़ जाती है आमतौर पे, कपड़े अलग किस्म के हो जाते हैं, लोग घबराने लगते हैं उनसे, पर बड़े गहरे लोग होते हैं। तो उस गहराई तक कैसे ये यात्रा हुई, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे आगे। ये जो दर्शन है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, विशेष रूप से विभिन्न धर्मों में जो आस्थाएं रखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो हमारी चिंतन परंपरा है अनंत काल से चली आ रही है, अनादिकाल से चली आ रही है। मेरा काम अंधविश्वासों को बढ़ाना नहीं है, ना मैं अंध अविश्वासी हूं, लेकिन मेरी धारणा है कि विज्ञान का सम्मान किए बिना आज के समय में हम फिलॉसफी को नहीं समझ सकते। साइंस ने जिन बातों को साबित कर दिया है या लगभग साबित कर दिया है, उनको साथ में लेके चलेंगे तो अपने समय को ठीक से समझ पाएंगे, वरना हम एक नए तरह के अंधविश्वासी लोग बन जाएंगे, सुपरस्टिशियस लोग बन जाएंगे। वैसा नहीं करना है, हमें केवल जिज्ञासा से भरना है। हमें ना सिद्धांत बनाने हैं अपने, ना कोई दावा करना है, हमें केवल जानना है कि दुनिया में क्या क्या सीखा गया है, और हम उसमें से थोड़ा सा सीख लें अपने हिस्से का, इतना ही करना है। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं हिस्ट्री की बात अकबर, बाबर और अशोक और उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो बहुत छोटा हिस्सा है। आप किस लेवल पर चीजों को देख रहे हैं, वो भी तो एक सवाल है ना। पूरे ब्रह्मांड के इतिहास को सोच के देखिए। ब्रह्मांड यानी ये पूरा जो कॉस्मोस है, पूरा संसार है, पृथ्वी नहीं, सारी आकाश गंगाएं मिलाकर जो है पूरा, उसे बोलते हैं ब्रह्मांड, सृष्टि उसे बोलते हैं। वो पूरी दुनिया। अब ये भी सवाल है, दुनिया कैसे बनी? इसका सबसे आसान जवाब धर्मों ने दिया, भगवान ने बनाई, बात खत्म। ये आत्मा, भगवान, पुनर्जन्म, ये जो चीजें हैं, ये बहुत आसान उत्तर हैं बहुत मुश्किल चीजों के। कुछ मामले में सही भी हो सकते हैं, किसी मामले में प्रश्न खड़े हो सकते हैं। और फिर गाने भी लिख देते हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। अभी यही नहीं पता बनाई किसने, और वो सवाल पूछने में लगे हुए हैं, काहे को बनाई, क्यों बनाई वो सब सवाल जवाब चल रहे हैं।
जो हिस्ट्री है अभी दुनिया की, अगर वैज्ञानिकों की बातों का साक्ष्य मानूं, ऐसा माना जाता है कि लगभग 450 करोड़ साल पहले इस संसार का अस्तित्व शुरू हुआ। 450 करोड़ बोल रहा हूं मैं, 450 साल नहीं बोल रहा हूं 450 करोड़ साल पहले, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। अगर आपको बहुत आत्मविश्वास हो, बहुत घमंड रहता हो अपने ऊपर, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। बस ये समझ लीजिए कि इस पूरे संसार में हमारी हैसियत क्या है। 450 करोड़ साल पहले ये संसार बना, ऐसा मानते हैं, बिग बैंग वाले मानते हैं, या जो स्टडीज होती हैं उसके बेस पे अनुमान लगाते हैं कि प्रोसेस कब शुरू हुआ। तो आजकल का जो अनुमान है 450 करोड़ साल पहले का है। हो सकता है थोड़ा बहुत वो कल को एडजस्ट हो जाए, लेकिन अभी के हिसाब से 450 करोड़ साल ही मान लिया जाता है उसको, तो हम उतना ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, संसार बन गया। यानी जिस संसार में आपने आंखें खोली हैं, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, ये 450 करोड़ साल पहले की बात चल रही है। उस संसार में कोई जीवन नहीं था, लाइफ नहीं थी, पौधा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आजकल की जो धारणा है उसके हिसाब से 370 करोड़ साल पहले, आज से पहली बार लाइफ यानी कि जीवन देखा गया। देखा गया मतलब जो स्टडीज हैं उससे लगता है कि उसके आसपास लाइफ पहली बार आई होगी। अब ये लाइफ कैसे आई, क्या उस समय कोई आत्मा पहली बार आई, या चेतना आई, क्या आया, वो सब रिसर्च की बातें हैं। लेकिन पहली लाइफ, और पहली लाइफ सीधी सी बात है मनुष्य तो नहीं था, है ना। इवोल्यूशन की थियरी में आजकल लोगों का विश्वास ज्यादा है। एक विचार दर्शन में क्रिएशनिज्म, जिसका मतलब है कि इस दुनिया को क्रिएट किया ईश्वर ने। एक है इवोल्यूशनिज्म, कि ये दुनिया विकसित होते होते अपने आप ऐसी हुई, जो डार्विन जैसे लोग कहते हैं। एक बीच का रास्ता भी होता है कि शायद ईश्वर ने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया और उसके बाद इवोल्यूशन से दुनिया ऐसी हो गई। इनमें से क्या सच है समय के साथ पता लगेगा, लेकिन ये आजकल सब लोग मानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जैसा भी था उसके बाद इवोल्यूशन से ही दुनिया आगे बढ़ती गई। हम सब भी उसी प्रोसेस में आए। 370 करोड़ साल पहले से चीजें बननी शुरू हुई, लाइफ, स्पीशीज बनती गई, बनती गई, बनती गई। और ऐसा माना जाता है कि अगर टोटल स्पीशीज इस संसार में देखें तो उनकी संख्या 1 ट्रिलियन के आसपास हो सकती है। 1 ट्रिलियन समझते हैं क्या होता है? 1 बिलियन होता है 100 करोड़, उसमें 3 जीरो और जोड़ दीजिए, 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ के आसपास टोटल स्पीशीज इस ब्रह्मांड में हो सकती हैं, जिनमें से बॉटनी के, जूलॉजी के लोग स्टडी कर करके थक गए हैं। तो अभी तक कुल मिला के 18 लाख यानी 1.8 मिलियन स्पीशीज का नाम रख पाए हैं, उन्हें पहचान पाए हैं। और उनका अनुमान है कि जो स्पीशीज थी या हैं उन सबको मिला के 1 ट्रिलियन, 1 लाख करोड़ के आसपास स्पीशीज हो सकती हैं। आप वैविध्य समझ रहे हैं संसार में कितना है। हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें 84 लाख योनियों का जिक्र आता है। वो भी कुछ कुछ ऐसा है कि स्पीशीज कितनी रही होंगी, लेकिन साइंस तो बढ़ते बढ़ते 1 ट्रिलियन पे पहुंच गया है, जिनमें से 18 लाख का नाम अब तक रखा जा सका है। इन सब में से हम एक हैं सिर्फ अभी ज्यादा हीरो नहीं बनना है। फिलोसफी पढ़ने के फायदे बहुत सारे हैं, एक ही कि बिना बात के हीरो बनने का मन खत्म हो जाता है। ये भी तो फायदा है ना, कोई बिना बात के हवा में टंगा हो उसे जमीन पे लाना भी तो अच्छी बात है। अब ये स्पीशीज बढ़ते बढ़ते इवोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है, बहुत तरह की स्पीशीज आती जा रही हैं। और इस प्रोसेस में क्या हुआ, लगभग 1.2 करोड़ साल पहले, आज से, यानी कि आज से लगभग 1.2 करोड़, 1 करोड़ के बीच में लगभग मानते हैं, एक बड़ी भारी घटना घटी। उस समय एक स्पीशीज थी जिसका नाम हम बोलते हैं प्राइमेट्स। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं या एंथ्रोपोलॉजी के हैं या हिस्ट्री के हैं तो आपने इसका नाम सुना होगा, प्राइमेट्स। हमारे पूर्वज हैं। कोई आपसे पूछे कि आपके पूर्वज कहाँ से आए थे, तो बोल रहा हमारे पूर्वज
370 करोड़ साल पहले। बंदर तो बहुत हाल का है भाई, बंदर तो चचेरा भाई हुआ। पूर्वज तो बहुत पुराने होते हैं भाई। 370 करोड़ साल से परंपरा चल रही है हमारी, उसी में तो हम विकसित हुए, कहां से विकसित होंगे। 1 करोड़ साल पहले आज से जो प्राइमेट्स थे, ये प्राइमेट्स 2 वर्गों में बटे ऐसा माना जाता है। ये 2 वर्ग कौन कौन से थे? ये सारा मैं क्यों बता रहा हूं? मैं आपको बताना चाह रहा हूं फिलोसफी कहां से पैदा हो रही है। अभी तो फिलोसफी कहां से आएगी, अभी तो इंसान ही नहीं आया, फिलोसफी कहां से आएगी। और मनुष्य सभ्यता के, अगर मैं मान लूं कि 1 करोड़ साल हो गए, या कम से कम 25 लाख साल या 3 लाख साल तो मरी हालत में हो ही चुके हम लोगों को, और 3 लाख साल में पूरी फिलोसफी ले दे के 3,000 साल में है, 3-4 हजार साल में। हमारी मनुष्य सभ्यता के 3 लाख साल के शुरुआती 2,99,000 या कम से कम 94,000-95,000 साल तक ना फिलोसफी है ना साइंस है। क्यों नहीं है? ये पता रहेगा तो पैर टिके रहेंगे जमीन पर। प्राइमेट्स में से एक रास्ता वो हुआ जिस पर आगे चलकर जो ग्रेट एप्स हैं, और ग्रेट एप्स का मतलब है चिंपांजी जैसे होता है, उस तरह के जो जीव है, जो मनुष्य के काफी नजदीकी जीव माने जाते हैं, लेकिन पेड़ पे रहते हैं, 4 पैर पे चलते हैं, वो ग्रेट एप्स हैं जो प्राइमेट से एक तरफ निकल गए। गुरिल्ला का नाम सुना होगा आपने, ओरांगुटान का नाम सुना होगा। ये सब उस ग्रुप के लोग हैं। ये हमारे, समझ लीजिए कि फूफा मौसा टाइप समझ लीजिए, कुछ दूर के वो हैं। कभी जाए चिड़ियाघर तो उनको फूफा जी बोले प्रणाम करना है, ऐसे पत्थर नहीं मारना है, वो फूफा जी है दूर के रिश्ते में। जो दूसरी परंपरा थी, इस परंपरा में क्या हुआ कि ये जो स्पीशीज थी, ये धीरे धीरे पेड़ों से उतरकर जमीन पे आ गई, 4 पैर से 2 पैर पे आ गई। इसको बाइपेडलिज्म बोलते हैं। 2 पैर वाले जीव पहली बार दुनिया में हुए, 2 पैर। मनुष्य के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है 2 हाथ का फ्री हो जाना। 4 से चल रहे थे, अब 2 फ्री हो गए, अब क्या करें। इन 2 हाथों ने पूरी कल्चर, पूरी इंडस्ट्री, पूरी सिविलाइजेशन खड़ी कर दी। ये 2 हाथ ना होते तो चल ही रहे होते इससे हम अभी भी। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है हमारा 4 से 2 पैर पे आ जाना। जब 2 पैर पे आ गए तो ये सीधे खड़े हुए, इनको दूर तक दिखने लगा, दूर तक घास दिखने लगी, दूर तक पेड़ दिखने लगे, कहाँ खा सकते हैं, डेवलप होने लगे। भागने में अच्छे नहीं थे, इनको हराना बहुत आसान था। जो बाकी स्पीशीज थी, इनका शिकार आराम से करती थी, तो एक समय के बाद झुंड में भी रहने लगे। लेकिन सबसे जो बड़ी बात हुई, इनके ब्रेन का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, इनका ब्रेन का साइज बड़ा होने लगा। और ये होते होते, आपने 2-3 नाम सुने होंगे। एक नाम सुना होगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये शब्द सुने कभी? करीब 30 लाख साल का दौर इसका चला, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसका बेसिक मतलब है साउथ का जो एक क्रीचर था। आपने निएंडरथल का एक नाम सुना होगा। निएंडरथल जो था वो पूरी हिस्ट्री में आज तक सबसे बड़े ब्रेन वाला स्पीशीज हुआ, बाद में खत्म हो गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी खत्म हो गया। और करते करते 25 लाख साल पहले आज से एक स्ट्रक्चर बना जिसको बोलते हैं होमो हैबिलिस। होमो शब्द सुनते ही समझ जाइए कि अपना नजदीक का रिश्तेदार है। ये हमारी स्पीशीज की शुरुआत होनी शुरू हो रही है यहां से। और इस 25 लाख के बाद भी इसके कई अंतरण होते होते आज से 3 लाख साल पहले वो आया जिसको बोलते हैं होमो सेपियंस, जो कि हम हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में 370 करोड़ के जीवन के इतिहास में हमारा समय कुल मिला के 3 लाख साल का है, होमोसेपियंस के तौर पर। और होमोसेपियंस होने के बाद जो हुआ वो कमाल हो गया। 1 लाख करोड़ स्पीशीज में से अचानक एक स्पीशीज ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। संयोग से वो हम हैं। बाकी सबको जीना मुश्किल कर दिया, अलग बात है, लेकिन हमें तो सब कुछ हासिल हो गया। इंसान को सब हासिल होने लगा। और इस होमोसेपियंस के डेवलपमेंट में जो 3 लाख साल से शुरू हुआ, आज से 75,000 साल पहले एक बहुत बड़ी घटना घटी। अगर आपने एक किताब पढ़ी हो, अब मैं जो बात बोल रहा हूं उस किताब का जिक्र है वो,